नमस्कार, मैं प्रमोद प्रमिल और आप लोग देख रहे हैं परिक्रमा प्रेजेंट्स। परिक्रमा प्रेजेंट्स की इस खास मुलाकात, खास पेशकश में एक बार फिर मैं हाजिर हूँ। शाहजहांपुर जनपद के स्मृत शेष, यश शेष, कीर्ति शेष कवि, साहित्यकार, रंगकर्मी, शिक्षक डॉक्टर गिरजानंदन त्रिगुणायत आकुल की स्मृति में आयोजित काव्यामनी के 14वें अनुष्ठान को लेकर। और आज इस 14वें अनुष्ठान में हस्ताक्षर करने के लिए मैंने शाहजहांपुर जनपद के एक ऐसे गीतकार, एक ऐसे शब्द शिल्पकार, एक ऐसे रचना धर्मी, एक ऐसे साहित्य धर्मी को बुलाया हुआ है जिन्होंने अपनी साहित्य साधना से शाहजहांपुर के साहित्य जगत का नाम पूरे विश्व में रोशन किया हुआ है। इससे पहले कि मैं और कार्यवाही आगे बढ़ाऊं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं, मैं सबसे पहले मंच से उनका स्वागत करता हूं। और उन कवि का नाम है, उस साहित्यकार का नाम है, उस शब्द शिल्पी का नाम है, उस रचनाकार का नाम है भाई सुशील दीक्षित विचित्र जी। बहुत बहुत स्वागत है सुशील दीक्षित विचित्र जी आपका काव्यामनी के 14वें अनुष्ठान में। निश्चित तौर पर आज आपके गीत, आपके रचनाएं, आपकी कविताएं हमारे इस अनुष्ठान को यादगार अनुष्ठान बनाएंगे। जी हाँ, इससे पहले कि मैं कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करूं, मैं अपने बीच उपस्थित आज के आमंत्रित कवि भाई सुशील दीक्षित विचित्र जी से निवेदन करूंगा कि इस माँ शारदे के समक्ष रखे हुए दीप को प्रज्वलित कर कार्यक्रम के शुभारंभ की घोषणा करें। दीप प्रज्वलित होगा, माँ का आशीर्वाद मिलेगा। भाई सुशील दीक्षित विचित्र। और इसी क्रम में जैसा कि काव्यामनी की परंपरा है कि आमंत्रित अतिथि का काव्य पाठ से पहले डॉक्टर आकुल अभिनंदन, और इस निमित्त हमारे बीच डॉक्टर गिरजानंदन त्रिगुणायत आकुल के पौत्र भाई प्रतीक त्रिगुणायत जी उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आज के आमंत्रित कवि को, जिनका आकुल अभिनंदन होना है, उनको अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर उनका अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें, उनका मान करें, उनका सम्मान करें। भाई प्रतीक त्रिगुणायत जी। माँ शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलित हो चुका है और आमंत्रित कवि का अभिनंदन भी हो चुका है, मान भी हो चुका है, सम्मान भी हो चुका है। अब बारी है उनको डायस पर बुलाने की, जिससे वो अपनी रचनाओं से, अपनी गीतों से, अपनी कविताओं से आपको सराबोर कर सके। मैं उन्हें डायस पर आने की दावत दूं। इससे पहले संक्षिप्त में मैं उनका परिचय आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। भाई सुशील दीक्षित विचित्र जी लगभग 45 वर्षों से साहित्य साधना, और इस लंबे सफर में उन्होंने न जाने कितने गीतों को, न जाने कितनी कविताओं को अपनी कलम से जन्म दिया है। और यही नहीं, एक पत्रिका छपी थी प्रवाह नाम की, उस पत्रिका में भी आपके गीतों को, आपकी रचनाओं को स्थान दिया गया था। और एक जानकारी देना चाहूँगा, इस प्रवाह पत्रिका जिनकी स्मृति में काव्यामनी का आयोजन होता है, ये उन्हीं को समर्पित की गई। तो ऐसा सुशील दीक्षित विचित्र जी आज हमारे बीच हैं। यानी कई पत्र पत्रिकाओं में, यानी वो शाहजहांपुर स्थानीय भी हैं, इसके अलावा और प्रदेशों से जो प्रकाशित होती हैं। यानी अगर हम स्थानीय स्तर पर बात करें तो अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, स्वतंत्र भारत, अमृत विचार, यानी दैनिक आज, मतलब कोई भी अखबार शायद ही पत्र पत्रिकाओं में इनकी रचनाओं का स्थान न मिला हो। इसके इतर अगर हम बात करें तो एक यूएसए से अखबार प्रकाशित होता है, हम हिंदुस्तानी, उसमें भी आपकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। नई दुनिया जो कि मध्य प्रदेश से प्रकाशित होता है, उसमें भी इनकी रचनाओं को स्थान मिला है। यानी स्वराज टाइम्स, ये भी मध्य प्रदेश से प्रकाशित होता है, इसमें भी इनकी रचनाओं को स्थान मिला है। एक नहीं, अनेकों पत्र पत्रिकाओं में छपने के बाद, अनेकों गीतों को अपनी कलम से जन्म देने के बाद हमारे सुशील दीक्षित विचित्र जी को यानी कई सम्मानों से भी नवाजा गया है, जिसमें
ज्योति कलश अलंकरण सम्मान भी आपको मिला है और इसी क्रम में वीर सावरकर सम्मान भी आपको मिला हुआ है। तो ऐसे साहित्य धर्मी को, ऐसे गीतकार को, ऐसे कलमकार को आज काव्यामनी के इस 14वें अनुष्ठान में बुलाकर, यानी आज का ये हमारा अनुष्ठान निश्चित तौर पर यादगार भी होगा और डॉक्टर आकुल के प्रति ये सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। तो अब मैं बहुत ज़्यादा वक्त न लेते हुए डॉक्टर आकुल की ही 2 लाइनों से आमंत्रित कवि को मंच पर बुलाइए। हिंदी गज़ल, डॉक्टर आकुल ने हिंदी गज़लों पर भी, उनकी एक पुस्तक आई थी पत्थरों का है शहर, ये उसी में से मैंने पंक्तियाँ ली हैं कि तीक्ष्ण अनुभूतियों का नाम है हिंदी गज़ल, वेदना की सीपियों का नाम है हिंदी गज़ल, ये अनल के फूल से तोड़ी हुई है पंखुड़ी, ये अनल के फूल से तोड़ी हुई है पंखुड़ी और आंसुओं की धार का परिणाम है हिंदी गज़ल, आंसुओं की धार का परिणाम है हिंदी गज़ल। आपके जोरदार तालियों के बीच मंच पर आने की दावत देता हूं भाई सुशील दीक्षित विचित्र जी को। एक गीत और अन्य विधा की कविताओं से होकर एक एक और धारा गुजरती है जिसे वीर रस कहा जाता है। अमूमन क्या होता है कि वीर रस में लोग नाम लेते हैं, फलानी जगह ऐसा कर देंगे, ढिमा की जगह ऐसा कर देंगे, उनके साथ ऐसा कर देंगे। मैंने जो वीर रस की कविताएं लिखी हैं उसमें मैंने किसी का नाम नहीं लिया और पूरी कोशिश की है कि तारतम्य बना रहे। आपके सामने पेश कि जब शोषण का तार छेड़ हो जाती क्रूर दिशाएं, साथ रक्त के बर्फ ढेर सी ढोने लगे सिराएं, साथ रक्त के बर्फ ढेर सी ढोने लगे सिराएं, और जब खुशियों का मुस्कानों का कत्ल कराया जाता, जब मल्हार गाते कंठों का जहर पिलाया जाता, और जब श्रद्धा की आंखों में बाजों के पंजे गड़ते और दूध बतासे वाले पैसों पर जब डोरे पड़ते, और दूध बतासे वाले पैसों पर जब डोरे पड़ते, और तब समझो तुम तलवारों के गानों का मौसम है, और तब समझो खेतों में भाले बोने का मौसम है, तब समझो तुम खेतों में भाले बोने का मौसम है, और तब मौसम है तरुणाई की अंगड़ाई लेने का, तब मौसम में तरुणाई की अंगड़ाई लेने का, और तब मौसम में सड़का उत्तर सड़ता देने का, और तब मौसम है तरुणाई की अंगड़ाई लेने का, और तब मौसम है सड़का उत्तर सड़ता देने का, तब मौसम है घमासान के अंदर धस जाने का, तब मौसम दुश्मन के दिल में डर बस जाने का, और तब मौसम है घात और प्रतिघात तेज करने का, और तब मौसम में खेल बहुत सनसनी खेज करने का, और इस मौसम में एक पक्ष सबको अपनाना होगा, सिर उतार लाना होगा या सिर कटवाना होगा, सिर उतार लाना होगा या सिर कटवाना होगा। अरे जिंदा रहने का मौसम तो हर मौसम होता है, जिंदा रहने का मौसम तो हर मौसम होता है, लेकिन बस जिंदा रहता जिसमें दमखम होता है और पैरों में रफ्तार बांध जो आगे बढ़ जाते हैं और दुश्मन की गर्दन पड़कर जो बढ़ते ही जाते हैं, उनके लिए यही मौसम असली मौसम होता है, उनके लिए यही मौसम असली मौसम होता है। लहू शत्रु का उनके जख्मों को मरहम होता है और षड्यंत्रों को आग लगाना सीख लिया करते हैं, और नरबख्शी शेरों के संग बेखौफ जिया करते हैं। और ऐसे मौसम में तलवारों पर हम भी धार, ऐसे मौसम में तलवारों पर हम भी धार धरेंगे और दुश्मन के घर में घुसकर हम क्रूर प्रहार करेंगे। और इस मौसम में शास्त्रों का जादू है बेमानी, जैसे जलती आग जलाना हमको होगा पानी। और इस मौसम में चूहों से ही गिद्ध तुड़ाने होंगे और छोड़ कबूतर हमें गगन में बाज उड़ाने होंगे। और सभी दिशाओं से हमको बस धुआंधार करना, सभी दिशाओं से हमको बस धुआंधार करना है। और जो भी हो संग्राम हमें भार पार करना है, और जो भी हो संग्राम हमें भार पार करना है। कि जनता अपनी कमर झुकाए आंखें नीचे चलती,
जनता अपनी कमर झुकाए आंखें नीचे चलती और जनता शासक के डंडे के नीचे नीचे चलती, और जनता अपनी कमर झुकाए आंखें नीचे चलती और जनता शासक के डंडे के नीचे नीचे चलती, और सांप भेड़ियों गिद्धों चीलों के हमले सहती है, सांप भेड़ियों गिद्धों चीलों के हमले सहती है और सदियों तक पिटती रहती, खामोश बनी रहती है। लेकिन जब अकुलाकर जनता धर्म ध्वजा लेती है, लेकिन जब अकुलाकर जनता धर्म ध्वजा लेती है और राजमहल की सदा ईंट से ईंट बजा देती है और सांप भेड़ियों गिद्धों का लोहू नचोड़ देती है और काट दिया करती है पंजे, दांत तोड़ देती है, काट दिया करती है पंजे, दांत तोड़ देती है। और फिर यह तो है महासमर, इसमें विश्राम नहीं, फिर यह तो है महासमर, इसमें विश्राम नहीं है, और महासमर में कभी चला तर्कों से काम नहीं है। और दुश्मन तो दुश्मन होता है कब बातों का माना, और दुश्मन तो दुश्मन होता है कब बातों से माना, और पंचशील के सिद्धांतों को कब उसने पहचाना, और विद्रोहों को कुचला जाता दमन किया जाता है, विद्रोहों को कुचला जाता दमन किया जाता है, और दुश्मन को जिंदा ही यारो दफन किया जाता है, जिंदा ही यारो। कविता विभिन्न कोणों से और विभिन्न मानदंडों से लिखी जा सकती है। आप एक इसी प्रकार की एक रचना और देखिए कि आइए हम सब अपने व्यक्तित्व को फांसी दें, आओ हम सब अपने व्यक्तित्व को फांसी दे दें, क्योंकि मसीहा को लोग तभी मसीहा कहते हैं जब वो सूली चढ़ता है। आओ हम सब अपने व्यक्तित्व को फांसी दे दें, क्योंकि मसीहा को लोग तभी मसीहा कहते हैं जब वो सूली चढ़ता है, शब्दों को दोहराता न हो, समय ऐसे क्षितिज की मांग करता है, हारे हुए चांद से हमें कोई प्यार नहीं, क्षितिज ऐसे क्षितिज की मांग करता है, हारे हुए चांद से हमें कोई प्यार नहीं, हारे हुए चांद से हमें कोई प्यार नहीं, उससे कहो कि राहु का कत्ल कर दे, अन्यथा आसमान खाली कर दे, हम उसमें कोई नया चांद उगा लेंगे, अथवा राहु को हम अपना चांद बना लेंगे। कि राहु से कह दो, चांद से कह दो कि या तो राहु का कत्ल कर दे अथवा आसमान खाली कर दे, हम उसमें कोई नया चांद उगा लेंगे, अथवा राहु को हम अपना चांद बना लेंगे। शराफत के प्याले में बगावत का शरबत समा नहीं सकेगा, शराफत के प्याले में बगावत का शरबत समा नहीं सकेगा। रोज के खौलते दूध में विद्वेष का नींबू मत निचोड़ो, अन्यथा दूध फट जाएगा। अरे इस तरह तो प्यासे का पानी से संबंध ही कट जाएगा, इस तरह तो प्यासे का पानी से संबंध ही कट जाएगा। अहिंसा की चादर इतनी छोटी है कि पांव उसमें न सिमटते हैं न पसरते हैं। अहिंसा की चादर इतनी छोटी है कि पांव उसमें न सिमटते हैं न पसरते हैं। ऊपर से हिंसा का शीत हड्डियों के साँचे में सूखी बर्फ भर देना चाहता है। अब बस एक ही निदान शेष है, अब हमारे पास एक ही तरीका शेष है कि हम चादर फाड़ डालें या अपनी टांगे काट लें, चादर फाड़ डालें या अपनी टांगे काट लें। ताजमहल को लेकर तमाम तरह की कविताएं लिखी गई। एक 1.5 मिनट की, 1 मिनट की एक देखिए। मैं ताजमहल का प्रयोग करते हुए और पूरे अब तक के शासन सत्ता सबको कविता में समेटते हुए आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि कुंठा की ढाल से पितसड़ाओं के प्रहार को रोक तो सकते हो, मगर रग रग में बहते हुए ज्वालामुखी को कैसे रोकना। कुंठा की ढाल से
वितरसाओं के प्रहार को रोक तो सकते हो, मगर रगरग में बहते हुए ज्वालामुखी को कैसे रोक पाओगे? ऊपर में फूलों की भीड़ की ओर कीड़े भी आकर्षित हो जाते हैं। मानव की तो बात ही क्या है, कांटों की ओर कोई नजर नहीं फेंकता, नीम में गड़ा पत्थर कोई नहीं देखता। ताजमहल की सुंदरता की चर्चा हर कोई करता है, मगर आज तक 22,000 कटे हाथ वाले मजदूरों के सौंदर्य की चर्चा आज तक किसने की? ताजमहल की सुंदरता की चर्चा हर कोई करता है, मगर 22,000 कटे हाथ वाले मजदूरों के सौंदर्य की चर्चा आज तक किसने की? अरे चुप रहो, इतिहास के कान चुप रहो, इतिहास के कान होते हैं। बदगुमानी बर्दाश्त नहीं कर सकता, अपने आदर्शों के विरुद्ध एक भी शब्द नहीं सुन सकता, मगर हम मीर हटी हैं, उसको हमारे सामने झुकना पड़ेगा। इतिहास को सोने के सिंहासन से उतरकर नंगे पांव होरी की झोपड़ी में घुसना पड़ेगा। सिंहासन से उतरकर, सोने के सिंहासन से उतरकर होरी की झोपड़ी में घुसना पड़ेगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैले हुए कृत्रिम खुशहाली के बड़ों पर काली पोत कर, कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैले हुए कृत्रिम खुशहाली के बड़ों पर काली पोत कर, उनके स्थान पर भूखते बिलखते बच्चों के रेखा चित्र खींचकर कुतुब मीनार की सबसे ऊंची मंजिल पर टांग दो। साथ में इतिहास को उल्टा बांध दो, साथ में इतिहास को उल्टा बांध दो, ताकि हमारे आदरणीय राजा उधर से गुजरे तो देखें कि अद्भुत आंखों वाली जनता की आंखों में सूरज का तेज उतर आया। ताकि हमारे आदरणीय राजा उधर से गुजरे तो देखें कि अद्भुत आंखों वाली जनता की आंखों में सूरज का तेज उतर आया है। अब उसका झंडा न झुकेगा और न टूटेगा, वरन उनके सिर पर वज्र बनकर गिरेगा, जो लाशों का ताज पहनकर लाते हैं। दो ऐसी रचनाएं मैं आपके सामने देने जा रहा हूं, जो किसी समय बहुत चर्चित हुई थी और आज भी कवि सम्मेलन, कवि गोष्ठियों या अन्य इस तरह के किसी आयोजन में जब मैं जाता हूं तो लोग उसकी जरूर मांग करते हैं। हमारे कुछ भी सुनाने के बावजूद और मना करने के बावजूद भी लोग उसको सुनने की बात जरूर करते हैं। मैं बहुत छोटी छोटी दो रचना, एक रचना निशस्त्रीकरण की समस्या से जुड़ी हुई है, आप देखिए। यदि आपके पड़ोसी ने बंदूक खरीदी है तो घर के सदस्यों के साथ बैठकर चिंता व्यक्त करने से कोई हल नहीं। यदि आपके पड़ोसी ने बंदूक खरीदी है तो घर के सदस्यों के साथ बैठकर चिंता व्यक्त करने से कोई हल नहीं मिलेगा। शस्त्र शांति का शत्रु है, लोगों को समझाने से कोई फल नहीं मिलेगा। शस्त्र शांति का शत्रु है, लोगों के समझाने से कोई फल नहीं मिलेगा। इसका तो बस एक ही निदान है, और इसका तो बस एक ही तरीका है कि तुम भी अपनी छत के उस कोने पर जहां पड़ोसी की नजर अपने आप पहुंच जाए, एक राइफल रख दो। तुम भी अपनी छत के उस कोने पर जहां पड़ोसी की नजर अपने आप पहुंच जाए, एक राइफल रख दो। मैं दावे के साथ कहता हूं, पड़ोसी तो क्या उसका बाप भी डर जाएगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, पड़ोसी तो क्या उसका बाप भी डर जाएगा, और चाहे ठंड में कुल्फी क्यों नहीं जम जाए, धूप सेकने छत पर कभी नहीं आएगा। और एक रचना हमारे दर्शन, हमारे संस्कार और सिद्धांतों से जुड़ी हुई है। मैं उनका उपहास नहीं करा रहा हूं, लेकिन प्रश्न खड़े कर रहा हूं। कहा जाता है कि कर्म हम करें और फल उसके पास। एक व्यंग टाइप की रचना आप देखिए कि एक बार कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कौंतेय, कर्म तुम करो, फल मेरे पास है। एक बार कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कौंतेय, कर्म तुम करो, फल मेरे पास है। अपनी सफेद दाढ़ी और टूटे हुए दांतों की दाढ़ों में 80 बरस का अनुभव समेटे जर्जर बदन वाले मेरे बाबा ने एक बार आसमान की ओर उंगली उठाते हुए कहा था, बेटा, कर्म तुम किए जाओ, फल वो।
बेटा कर्म तुम किए जाओ फल वो देगा। तब से आज तक न जाने कितने वर्ष हो गए कर्म की चक्की को कोल्हू की बैल की तरह खींचते। तब से आज तक न जाने कितने वर्ष हो गए कर्म की चक्की को कोल्हू के बैल की तरह खींचते, मगर फल तो क्या उसकी सूरत भी नहीं देखी। मगर फल तो क्या उसकी सूरत भी नहीं देखी। अब सोचता हूँ दादा ने मुझे बहकाया था, माधव ने अर्जुन को झूठ बताया था, पर उसके पास नहीं और जिसके पास है सड़ भले ही जाए मुझे नहीं देगा। फल उसके पास नहीं और जिसके पास है सड़ भले ही जाए मुझे नहीं देगा, और देगा भी तो बदले में 2-4-5 लाख जरूर वसूल कर लेगा। 2-4-5 लाख जरूर देगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील दीक्षित जी। डॉक्टर आकुल को समर्पित काव्यामनी की इस 14वें अनुष्ठान में निश्चित तौर पे उनके हस्ताक्षर इस 14वें अनुष्ठान को यादगार बनाने में एक मील का पत्थर साबित होंगे। और मैं मंच की तरफ से भाई सुशील दीक्षित विचित्र के साथ साथ प्रतीक त्रिगुणायत और उन सभी श्रोताओं को, सुधी कविताओं के प्रेमियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोग यही देखते रहिए परिक्रमा प्रेजेंट्स। बहुत ही जल्द फिर मिलते हैं किसी नए कवि के साथ, किसी नए गीतकार के साथ, किसी नए रचनाधर्मी के साथ, किसी नए लोक कलाकार के साथ, किसी नए समाज सेवी के साथ, या फिर किसी नए रंगकर्मी के साथ। और मंच से विदा लेने से पहले मैं एक सूचना भी आपको देना चाहता हूँ कि शाहजहांपुर में स्थापित कवि भी हैं और नवोदित कवि भी हैं। यानी चूंकि मैं साहित्य से नहीं हूँ, मैं रंगकर्म की विधा से हूँ, यानी तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई भी जिनका संपर्क सूत्र मेरे पास में नहीं है, यानी और वो हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 9451395150 पर हमसे संपर्क करें। यानी आप स्थापित हैं तो मेरी निगाह में है, नवोदित हैं तो हो सकता है कि हमसे ये भूल हो, हम आप तक ना पहुंच पा रहे हो, तो कृपया हमसे संपर्क करिए, क्योंकि मैं ये मंच नवोदित कवियों को भी देना चाहता हूँ, नवोदित साहित्यकारों को भी देना चाहता हूँ, नवोदित रचनाकारों को भी देना चाहता हूँ। बहुत ही जल्द फिर मिलते हैं किसी नई गतिविधि के साथ। तब तक आप लोग यूं ही देखते रहिए परिक्रमा प्रेजेंट्स। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।